हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेमरा सुंडा बुक फ्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक सेकंड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में हम देखेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लार्जेस्ट ओशियन, तो लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? हमारा पैसिफिक ओशियन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम चेन ऑफ, जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बने होते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली ड्यू टू, जो ओजोन है उसका क्षरण होता है CFC के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा मेनली होता है। 1 मोल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, जो CFC का 1 मोल है वो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैस फिल इन फायर एग्जिस्टिंग सिलेंडर, जो फायर एग्जिस्टिंग सिलेंडर है उनमें कौन सी गैस भरी हुई थी? CO2। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी का 2018-19 के अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कितना है? 14.4%। प्लाव विच यूज टू टर्न ओवर द सोइल, वो कौन सा प्लाव है जिसका यूज सोइल को टर्न ओवर करने के लिए किया जाता है? तो वो है मोल्डबोर्ड प्लाव, जिसको हम MB प्लाव भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? वो है ग्लाइकोजन। द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम इन, पेस्टिसाइड का कंजप्शन मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। टोटल केवीके की हम बात करें जनवरी 2021 तक तो 721 है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 732 हो गए। ये पुरानी बुक का एडिशन है, इसलिए इसमें जो डेटा है कुछ वो पुराना है। प्रेजेंट DG ऑफ ICR कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, ये भी पुराना डेटा है। अभी कौन है? हिमांशु पाठक। रिसेंटली बेन्ड पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं? एंडोसल्फान, विनोमाइल कार्बेराइल, डायजीनोन, फेंटियोन, मिथाइल पैराथियोन। टिल 31 दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड वुड बी बेन्ड, कौन कौन से बेन्ड हो गए थे इंसेक्टिसाइड? इसमें फोरेट, फास्फोमिडोन, डाइक्लोरोस, एलाक्लोर, ट्राइजोफोस, डाइक्लोरोफोन। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, जब फर्स्ट AICRP है वो कब स्टार्टेड हुआ था? तो वो स्टार्टेड हुआ था किसके लिए? कौन सी क्रॉप के लिए? मेज के लिए, और स्टार्टेड हुआ था 1957 में। फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, जो फर्स्ट NRC है वो किसके लिए स्टार्ट हुआ था? ग्राउंड नट के लिए। ये कहाँ पर है? जूनागढ़, गुजरात में। द रीजन इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज बायोस्फीयर। हम बात करते हैं कि वह कौन से प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो वो है फोटोट्रॉप्स। उन्हें क्या कहते हैं? अपन फोटोट्रॉप्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं। सुई जेनेरिस यूज्ड इन गेट प्रपोजल इज अ लैटिन वर्ड मीन्स ए सिस्टम ऑफ इट्स ओन। सुई जेनेरिस क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट हम बात करते हैं India won NIM patent in March 2005 from GR Grace Company of America since 1999। इंडिया ने NIM पेटेंट कब वॉन किया था? मार्च 2005 में। इन नॉर्दर्न इंडिया समटाइम रेन टेक प्लेस इन विंटर विच इज ड्यू टू, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है? कभी कभी रेन कब हो जाती है? विंटर के टाइम पे हो जाती है। किस वजह से होती है? तो वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है। इन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो एग्रीकल्चर का टोटल क्रेडिट है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो कमर्शियल बैंक का कितना हाईएस्ट रहता है? 74%। उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक का 17%। उसके बाद में रहता है रूरल बैंक का 9%। 2009 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो एग्रीकल्चर है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो 7500 BC में आया था, जब व्हीट और बार्ले का कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप आर रिकमेंडेड बाय, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है? तो CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा इसको रिकमेंडेड किया जाता है। और इसको अनाउंस कौन करता है? तो इसको अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टोटल 25 कमोडिटी के लिए दिया जाता है, जिसमें 22 क्रॉप्स कवर होती है, और एक जो अपनी शुगर केन उसके लिए दिया जाता है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जो MSP है ये क्रॉप की सोइंग के पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ लेक और पॉन्ड फाउंड ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड अस, जो न्यूट्रिएंट है उनका झीलों और जो अपने तालाब है उनमें जो इनका एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होने लग जाते हैं न्यूट्रिएंट, वो ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से या फिर नेचुरल प्रोसेस की वजह से उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन।
India is meeting 85% its urea requirement through indigenous production but depend heavily on import for its phosphatic and potash fertilizer. इंडिया जो है अपनी रिक्वायरमेंट का 85% जो नाइट्रोजन है यूरिया वो खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो फास्फोरस और पोटास के फर्टिलाइजर उनके लिए इंडिया इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट करता है उनको अधिकतर। अब हम बात करते हैं कुछ ICAR इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। ये पुरानी डेटा का बुक है, अभी इसमें 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल हरियाणा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र, जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद यूपी, इसको अब इसमें से हटा दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में से। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें, CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, ये स्टेब्लिश कब हुआ था 1959 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब, क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये कब स्टेब्लिश हुआ 1985 में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ पर है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में, इसके नाम को रीनेम करके नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल हरियाणा, सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पूसा न्यू दिल्ली, IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, झांसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हापुड़ यूपी, इन 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पर है, कानपुर यूपी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ यूपी, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कलकत्ता वेस्ट बंगाल, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा यूके। अब हम बात करें कुछ एनिमल साइंस एंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसमें सबसे पहले है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एवियन पक्षियों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जतनगर यूपी में, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैरकपुर वेस्ट बंगाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी है कोचीन केरला, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट के लिए कहाँ पर है, मथुरा उत्तर प्रदेश, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अविका नगर राजस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। अब हम बात करें कुछ नेशनल ब्यूरो के बारे में। इसमें है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के, स्टेब्लिश हुआ था 1976 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है नागपुर महाराष्ट्र, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल हरियाणा, NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ यूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहाँ पर है, बेंगलोर, इसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बात करते हैं, ये तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट थे, अब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मनीला फिलीपींस, ये स्टेब्लिश हुआ था 1960 में। सिमिट, इट इज ए मैक्सिकन वर्ड, सिमिट क्या है, एक मैक्सिकन वर्ड है, विच डिनोट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, ये एक मैक्सिकन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि मेज और व्हीट का जो इम्प्रूवमेंट है उसको बताता है, ये मैक्सिको में है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1966 में। इकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, ये ड्राईलैंड एरिया के लिए ही, ये कहाँ पर है, एलेप्पो सीरिया, स्टेब्लिश हुआ था 1977 में। क्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद इंडिया में है, 1972 में स्टेब्लिश हुआ था। ILRAD इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज, नैरोबी केन्या, स्टेब्लिश 1973।
ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्रिस्टा इटली एंड न्यू दिल्ली, ये इटली एंड न्यू दिल्ली दोनों जगह पर है। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम इटली में है, 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डाइग्ना श्रीलंका। AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ताइवान। IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया 1968। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर है, कोलंबिया 1967। अदर इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो नारम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। NRCWS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसको डायरेक्टर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा, इसको अभी डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च कहाँ पर है, पटना बिहार, इसको अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। PDRR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना में, इसका भी नाम रिनेम हुआ था, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेड रिसर्च पूषा न्यू दिल्ली, इसका भी नाम रिनेम किया गया, इसका अब नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, और इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, लुधियाना पंजाब में। PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये करनाल हरियाणा में, इसका भी नाम रिनेम करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कर दिया गया है। NIOF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद यूपी। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। DFRI डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र। दीपा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक कब आया था, 2002 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनी थी, चेन्नई में बनी थी 2003 में। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, ये न्यू दिल्ली में 2004 में स्टेब्लिश हुआ था। एग्रीकल्चर रिसर्च फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये स्टेब्लिश हुआ था 2004 में। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में, ये 2009 में बना था। अब अगला है एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये अक्टूबर 1958 में बना था। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये स्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982। गेट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, ये बना था 1947 में, और इसको रिप्लेस करके अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जनवरी 1995। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका काम क्या होता है, MSP को डिसाइड करना। NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कहाँ पर है, जयपुर, स्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में। CFQCTI सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद आंध्र प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा। अब हम बात करते हैं कुछ ICR अवार्ड के बारे में। इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड इसमें दिए गए हैं कि कौन कौन से अवार्ड कौन कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड, ये पब्लिक रिसर्च इन क्रॉप साइंस के लिए दिया जाता है। पंजाबराव देशमुख वुमेन अवार्ड जो है, ये वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड क्या दिया जाता है, जो एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस है उसमें बेस्ट वर्क करता है PhD में, उनके लिए दिया जाता है कौन सा अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। जगजीवन राम किसान अवार्ड, जो जगजीवन राम किसान अवार्ड है टू इनोवेटिव फार्मर इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में जो इनोवेटिव फार्मर है उनको दिया जाता है जगजीवन राम किसान अवार्ड। चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जनरल मैगजीन्स, जनरल इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। जो कुरुक्षेत्र है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और कहाँ से पब्लिश किया जाता है, तो न्यू दिल्ली से पब्लिश किया जाता है।
करंट साइंस जो है करंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है बेंगलोर से। साइंस रिपोर्टर CSRI-IR के द्वारा किया जाता है न्यू दिल्ली से। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं MS स्वामीनाथन। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनको व्हीट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया भी कहा जाता है। ये प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था FAO के द्वारा 1987 में। सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था। जो MS स्वामीनाथन है उनको मिलेनियम प्राइज दिया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर AP वाजपेयी के द्वारा। कांग्रेस नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड हुई थी कब? 3 से 7 जनवरी 2001 IRI न्यू दिल्ली में। वहीं पे इनको मिलेनियम प्राइज दिया गया था। ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी है। इनके जो बुक है उसका इंटाइटल क्या है? व्हीट रिवॉल्यूशन। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका जो टाइटल है वो क्या है? व्हीट रिवॉल्यूशन। MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज एट द 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2018। MS स्वामीनाथन जो है उनको फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया है 2018 में। नेक्स्ट है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। ही वाज अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट। ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1970 में। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात के ये एक्स चेयरमैन हैं। ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड। इन्होंने स्कीम चलाई थी जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड, जो 1970 से 1996 तक चलाई गई थी। 3 इसके जो स्टेज थे। मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया इनको 1963 में। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है 1989 में। SK वसल जो है एक मेज ब्रीडर है। इनने कब कहाँ काम किया था? सिमिट मैक्सिको में। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है 2000 में। इसलिए दिया गया था इन्होंने एक वेराइटी जो मेज है HQPM निकाला था जो कि एमिनो एसिड में रिच होती है। कौन कौन से एमिनो एसिड? ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। डॉक्टर KL चड्डा एक पोमोलॉजिस्ट है। इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर RS परोदा जो है वो एक फॉरेस्ट ब्रीडर है और ये ICR के एक्स DG भी हैं, डायरेक्टर जनरल। अमृता पटेल जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात की चेयरपर्सन है। संजय राजाराम, इनको इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। इनको चाइना फ्रेंडशिप मेडल दिया गया था 2001 में। डॉक्टर GS खुश है, इन्हें राइस ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। इनको वर्ल्ड प्राइज दिया गया था 2000 में। इसलिए दिया गया था कि प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में स्पेशली राइस में इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए। अब हम बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट के बारे में। तो हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट क्या है? तो सबसे पहले आती है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार की जाती है। उसको GM क्रॉप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है अपना BT कॉटन में बोलवर्म के अगेंस्ट इसको डेवलप किया गया था। इसमें जो बेसिलन थ्यूरनजेनेसिस एक सॉइल बैक्टीरियम है, इसको मतलब इसके क्या करता है कि जो बोलवर्म होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को जाके डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अफेक्ट के लिए वो कौन सा है? क्राई फर्स्ट AC जीन। GM कॉटन को किसके द्वारा परमिट किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी GEAC के द्वारा इसको अप्रूवल किया जाता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। जो BT कॉटन इंडिया में फर्स्ट परमिट कब हुआ? तो मार्च 2002 में। BT कॉटन की जो माइको कंपनी है उसके द्वारा डेवलप वैरायटी कौन सी है? MECH 12, MECH 162, MECH 184। ये किसके लिए? साउदर्न स्टेट के लिए। अब नॉर्दर्न इंडिया के लिए हम बात करें तो RCH 134, RCH 138। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड BT वैरायटी ऑफ कॉटन। जो PAU है लुधियाना यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा फर्स्ट BT कॉटन डेवलप किया गया था। ICR identified 3 BT cotton variety out of 3 variety, 2 namely PAU BT first and F1861। ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी? PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड RS 2013 में डेवलप की गई थी। SKRAU बीकानेर राजस्थान के द्वारा।
जो ऑल 3 वैरायटी उनमें जीन कौन सा है, क्राई फर्स्ट एसी जीन, जो बॉल काट के लिए रेजिस्टेंट होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन वाज केम इन 1996। वर्ल्ड में कब आ गई थी? 1990। हमारे यहाँ मार्च 2002 में आई थी, लेकिन वर्ल्ड में 1996 में आ गई थी। इसको बॉल काट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये माइको एंड मॉन्सेटो 2 कंपनियां हैं, उनके आपस में कोलैबोरेशन करके बीटी वैरायटी बॉल काट फर्स्ट को डेवलप किया था, जिसमें जीन यूज किया था इन्होंने काई फर्स्ट एसी जीन। अब हम बीटी कॉटन जो है उसकी एक सेकेंड जनरेशन भी आ गई है, जिसको बॉल गार्ड सेकेंड के नाम से जाता है। इसमें 2 जीन यूज किए गए, कौन कौन से? क्राई फर्स्ट एसी जीन एंड क्राई सेकेंड एबी जीन। ये कब डेवलप हुई थी? 2016 में। इसको सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की हम बात करें तो कौन सी? हमारी बीटी टोबैको। बीटी टोबैको कब बनी थी? 1987 में। कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन पर ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट में कौन सी कंट्री जिसका फर्स्ट पोजीशन? तो यूएसए है। अब हम इंडिया की रैंक देखें तो इसमें 5th रैंक है इंडिया की। सबसे पहले आता है यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा और फिर इंडिया। पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन वर्ल्ड। तब हम देखें कौन सी क्रॉप पे ट्रांसजेनिक जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है एरिया के अकॉर्डिंग सोयाबीन, फिर मेज, फिर कॉटन, कैनोला। सोयाबीन कितने परसेंट एरिया में उगाई जाती है? 60% में। मोस्टली जीएम ट्रेस किसके लिए यूज किया जाता है? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के लिए। इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट के लिए भी इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है काई के लिए किया गया था? तो ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंट के लिए इनको डेवलप किया गया था। प्रो एग्रोसीड कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। प्रोजेक्ट ऑन इंडिया मस्टर्ड ऑयल विथ हायर बीटा कैरोटीन इनिशिएट बाय, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? टेरी, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो वेराइटी है उनका नाम क्या है? टेरी उन्नत, टेरी उत्तम। गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है राइस है। इसमें क्या है? हैविंग बीटा कैरोटीन रिच राइस में जो अपना विटामिन ए है उसको बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया था। सुपर राइस। सुपर राइस डेवलप किया गया है डॉक्टर GS खुश के द्वारा, गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा IRI में। इन्होंने क्या किया था? जो अपनी प्रेजेंट वेराइटी उससे ज्यादा इसमें 25% इंप्रूवमेंट कर दिया था। हाइब्रिड राइस। फर्स्ट टाइम हाइब्रिड राइस डेवलप किया था चाइना ने, उसके बाद अपन इंडिया ने किया था। इसको डेवलप किया गया था 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग योन के द्वारा। इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहा जाता है। इंडिया सेकेंड डेवलप्ड कंट्री है हाइब्रिड राइस की चाइना के बाद में। फर्स्ट वेराइटी कौन सी बनी थी? MGR फर्स्ट। अर्लियर नेम था इसका CORH फर्स्ट। डेवलप किया गया था TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के द्वारा। एंड PRH फर्स्ट एंड PRH 6 डेवलप्ड बाय IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा PRH फर्स्ट एंड PRH 6 डेवलप की गई थी। हाइब्रिड मस्टर्ड। हाइब्रिड मस्टर्ड डेवलप किया गया था डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान के द्वारा। वेराइटी कौन सी बनी थी इसमें? NRC HB 506। ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी मस्टर्ड की इंडिया में। और एक और हम बात करें एक अदर वेराइटी है NRC HB 101। सुपरवीट। सुपरवीट डेवलप किया गया था इसको सुपरवीट जो है DWR डायरेक्टेड ऑफ वीट रिसर्च करनाल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 2005 में लगभग आया था। और इसमें यील्ड जो इंक्रीज हो गई थी वीट की वो कितनी हो गई थी? 15 to 20%। अब हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन वो किसके द्वारा दिया गया है? विलियम S गोड के द्वारा। और इसके फादर हम बात करें वर्ल्ड में तो नॉर्मली बोरलॉग है और इंडिया में है MS स्वामीनाथन। एक वर्ड कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। व्हीट और राइस के लिए मेन इसमें क्या आई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। इसमें क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मेन कंपोनेंट क्या थे? हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप करना, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स का यूज करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है वो टर्म दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। ये क्या सस्टेनेबल मेथड पे बेस्ड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन मेथड थी। अब हम बात करते हैं वर्टिकल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर। वर्टिकल रिवॉल्यूशन क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, हाई प्रोडक्शन इनपुट एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अदर रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन है फिश प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन फूड प्रोसेसिंग। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो या फिर मीट प्रोडक्शन। पिंक रिवॉल्यूशन है प्रान या फिर ऑनियन प्रोडक्शन, जो झींगा होते हैं उनसे या प्याज से रिलेटेड होती है। पिंक रिवॉल्यूशन प्रान एंड ऑनियन प्रोडक्शन। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन। राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो के प्रोडक्शन से।
सिल्वर रिवॉल्यूशन एग या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल या जेट्रोपा प्रोडक्शन, रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, परभनी रिवॉल्यूशन ओकरा के प्रोडक्शन। इन शेयर इन वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है 2.4% है वर्ल्ड का, पॉपुलेशन 17.5%, लाइव स्टॉक 15%, फॉरेस्ट 1.5%, वाटर रिसोर्स 4%। ये पुराना एडिशन है तो इसमें कुछ डेटा चेंज हुआ है, तो आप जब भी एग्जाम देने जाए तो जो भी इसमें डेटा चेंज है वो उसको देख कर जाए एक बार। इंडियन पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में? मैंगो प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है, केशू प्रोडक्शन में फर्स्ट, बनाना प्रोडक्शन, कोकोनट, टोटल इरिगेटेड एरिया में फर्स्ट है, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है, मिल्क प्रोडक्शन, जूट एंड एलाइड फाइबर, टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन और लाइव प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है। अब सेकेंड पोजीशन देखें तो व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, शुगर केन के प्रोडक्शन में और कॉटन में इंडिया सेकंड पे। थर्ड पोजीशन टोबैको के प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन की हम बात करें तो जो नेचुरल रबर होता है उसमें इंडिया फोर्थ पोजीशन में, इंडिया टोटल 8.5% शेयर करता है टोटल वर्ल्ड के नेचुरल रबर का। डिस्पाइट इंडिया हैज इमर्ज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। कंज्यूमर कौन से नंबर पे? सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोडक्शन में फोर्थ पोजीशन में। वो भी प्रोडक्शन में इंडिया का जो प्लेस है वो से 6th पोजीशन। अब हम बात करें पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंडिया, तो हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट में इंडिया क्या है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट में इंडिया क्या इंपोर्ट करता है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर केशू, व्हीट, टी, टोबैको। इंपोर्ट की हम बात करें वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद केशू नट, पल्सेस और फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी देयर इफेक्ट एंड मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इससे जो डिसीज होती है इसके डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्रोथ फेल्यूर, जीरोप्थेल्मिया। ये इसका सोर्स की बात करें हम तो लिवर इज रिच सोर्स, मिल्क, कैरोट, पपाया, मैंगो ये क्या है इसके रिच सोर्स है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्बेंस कर देती है। राइस, पोलिसिंग, लीफी वेजिटेबल, फिश, एग और मीट इसके सोर्स है। B2 राइबोफ्लेविन, इसके डेफिशिएंसी फोटोफोबिया, इन्फ्लेम्ड लीव्स, क्रैक ऑन स्किन, इससे क्या होते हैं होठ वगैरह फट जाते हैं, स्किन में क्रैक आ जाते हैं। मिल्क पाउडर, फिश और पल्सेस इसके सोर्स हैं। B3 नियासिन और निकोटिनामाइड इसका ना साइंटिफिक नेम है, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिसीज हो जाती है या फिर ब्लैक फंग। B5 पेंटोथोनिक एसिड नेसेसरी टू मेकिंग ब्लड सेल को बनाने के लिए जरूरी होता है। B6 पायरिडोक्सिन, रीजनरेशन ऑफ नर्व्स। ईस्ट और व्हीट जर्म जो होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, इसके सोर्स होते हैं। B12 को कोबालामिन नाम है इसका, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी। एनिमल फूड, ये अपने जो प्लांट होते हैं उनमें B12 नहीं मिलता है, एनिमल फूड से ही इसको लिया जाता है, लीवर, मीट, फिश, एग। विटामिन C एस्कार्बिक एसिड, इसका भी डिसीज हो जाती है, इसमें टिश्यू जो होते हैं शॉफ्ट हो जाते हैं, पेन जो जॉइंट है वहाँ पे पेन होने लग जाता है। आंवला, गवावा, सिट्रस फ्रूट इसके क्या है सोर्स है। विटामिन D कैल्सीफेरोल, रिकेट्स हो जाता है, पिजन सेल्स हो जाता है चिल्ड्रन में, ओस्टोमलेशिया हो जाता है एडल्ट में। सनलाइट और फिश एंड लिवर ऑयल इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है, इसकी जो कमी से क्या होता है स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फेल हो जाता है। आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स की आउटर लेयर होती है वो इसका मेन सोर्स है। विटामिन एच बायोटीन, डर्मेटाइटिस कमी से डिसीज होती है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, डिलेड ब्लड कोटिंग को डिले करता है। ब्लड, कॉलीफ्लावर, लीवर, सोयाबीन इसके सोर्स है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। पालक, करौंदा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब हम बात करेंगे कॉमन मेडिसिनल प्लांट एंड देयर यूजेस। सबसे पहला है बेलाडोना। बेलाडोना का बोटनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना। पार्ट यूज होता है लीव्स। केमिकल कंटेंट में पाया जाता है एट्रोपिन और इसका यूज है न्यूरोलॉजिकल पेन्स। अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा। पार्ट यूज होता है रूट्स। केमिकल कंटेंट है विथानिन। यूजेस है इसके जनरल मेडिसिन के रूप में इसको यूज किया जाता है। सर्पगंधा का बोटनिकल नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। इसका जो पार्ट यूज होता है वो है रूट्स। इसमें दो केमिकल पाए जाते हैं सर्पेंटाइन और रेसरपिन। इसका जो यूज है वो है ट्रीट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है और हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सफेद मूसली, जिसे क्लोरोफाइटम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, इसका भी पार्ट यूज होता है रूट्स। केमिकल कंटेंट में सेपोरिन पाया जाता है। इसको सेकंड शिलाजित के नाम से भी जाना जाता है और डायबिटीज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओपियम पोपी, जिसका नाम है पेपेवर।
सोमनीफेरम। इसका जो फ्रूट यूज किया जाता है, लेटेक्स यूज किया जाता है, इसमें पाया जाता है मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन। इसका यूज किया जाता है पेन किलर के रूप में। इसको गॉड ऑफ स्लीप भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया को क्योर करने के लिए हीरोइन ड्रग बनती है इसके, जो किसे बनती है, मॉर्फिन जो इसका केमिकल है उसका यूज करके इसको हीरोइन बनाई जाती है। इसबगोल का नाम है प्लांटेगो ओवाटा। इसका हस्क और सीड दोनों यूज किए जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला केमिकल है म्यूसिलेस। लेक्सेटिव यूज्ड अगेन इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गूगल का नाम है कॉमिफोरा विगटी। इसमें गम और रेजिन यूज किए जाते हैं। इसमें जो केमिकल निकलता है गुगलीपिट होता है। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, एथराइटिस, रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। नेक्स्ट है अपने मिनरल्स एंड डिफिशियंसी सिस्टम। कुछ मिनरल दिए गए, उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज होती है, उसके सिम्टम्स क्या है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स और मिल्क फ्योर हो जाता है कई में एनिमल्स में। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी रिकेट्स और ऑस्टोमलेसिया हो जाता है और पिका डिसीज होती है एनिमल्स में। आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया। जिंक की डेफिशिएंसी होता है पेराकीरेटोसिस और मैग्नीज की डेफिशिएंसी होता है पेरेसिस। आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी गाइडर रोग होता है। कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होती है कोस्ट डिसीज। अब हम देखें कि कुछ मिनरल जिनकी एक्सेसिव, अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो गई तो कौन सी डिसीज होगी। अगर मोलिब्डेनम की टॉक्सिसिटी होगी तो इससे होगी मोलिब्डेनोसिस। फ्लोराइन की डेफिशिएंसी फ्लोरोसिस। सेलेनियम की डेफिशिएंसी डेगनाला या अल्कली डिसीज एनिमल्स में। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्सिलेट। इसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है। लीड की टॉक्सिसिटी मेंटल रिटार्डेशन। फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी